तो बरूटो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा फ्यूडल लॉर्ड अपने बेटे के साथ लीफ विलेज में आए थे और इनका बेटा टेंडो जो कि बरूटो का दोस्त बन गया था और फिर बरूटो ने इसे कुछ निंजा मूव्स भी सिखाए थे और टेंडो का जो असिस्टेंट था वो उसे किडनैप कर लेता है। बाद में हमें पता चलता है ये मुजीना गैंग का मेंबर सोजोजी है जो कि इसके असिस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया था और वो टेंडो के डैड से काफी ज्यादा पैसों की मांग करता है, लेकिन बरूटो आकर उसे यहाँ पर बचा लेता है और सोजोजी को काफी बुरी तरीके से मारता है और सोजोजी बरूटो के हाथ में वो सील देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। जिसके बाद सास्के और साई ने उससे एक इन्वेस्टिगेशन की थी और उसमें सामने आया कि एक कारा नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ अजीब सा कर रही है। और गाइस मुझे इस सीरीज में और भी ज्यादा मजा आता जा रहा है क्योंकि ये सीरीज आगे जाकर और भी खतरनाक होती जा रही है। तो जैसे जैसे इसके पार्ट आते रहेंगे वैसे वैसे आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं हम 10K लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक टारगेट कंप्लीट करा देना। और अब देखते हैं आगे। तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें हिडन रेन विलेज दिखाया जाता है जहाँ पर लीफ विलेज के कुछ गैनेंस कारा के खिलाफ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आए थे। अब साई और सास्के भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये टीम उन्हें ये बताती है हमें वो लोकेशन मिल गई है जहाँ पर सोजोजी की गैंग ने चोरी की थी और हमें ऐसा लगता है कि वो लोग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर आए थे क्योंकि वो बिल्डिंग काफी टाइम से बंद है क्योंकि उसके अंदर से काफी खतरनाक गैसेस रिलीज हुई थी, इसलिए वहाँ पे किसी का आना जाना बंद कर दिया गया। और ये लोग उनसे कहते हैं कि आगे का काम हम लोग संभाल लेंगे, तुम जाके अनबू ब्लैक ऑप्स को सारा कुछ बता दो। अब साई और सास्के उस विलेज में घूमने लगते हैं और ये जगह देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि वॉर के बाद इस जगह को दोबारा से ठीक नहीं किया गया। अब ये लोग उसी लोकेशन पे आ जाते हैं जहाँ पर इनकी टीम ने इन्हें बताया था क्योंकि ये प्लांट काफी पहले बंद कर दिया गया था, तो इसलिए यहाँ पर कोई नहीं होता। साई कहता है कि हमें इस मैप के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहिए और इनकी बातें कोई बंदा छुपकर सुन रहा था। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। उस बिल्डिंग के गेट पर पेपर बॉम्ब्स लगे होते हैं और वो एकदम से फट जाते हैं। अब ये बंदा ये देखने के लिए आता है क्या वो लोग मर गए, तभी पीछे से साई आकर उस बंदे को गिरा लेता है। अब ये बंदा कहता है भले ही मुझे मार दो लेकिन मैं तुम लोगों से बदला लेकर रहूंगा। अरे तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, हम खुद पहली बार इस विलेज में आए हैं, वैसे तुम्हारे कपड़ों से ऐसा लगता है कि तुम उन्हीं बंदों के साथ ही हो। साई कहता है कि हम हिडन लीफ विलेज से आए हैं और यहाँ पर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे दोस्त को मारा है। अब ये बंदा उन्हें अपने रूम पर ले आता है। अब साई उससे पूछता है जिन लोगों ने तुम्हारे दोस्तों को मारा क्या उनका नाम कारा था? मुझे उनके नाम का तो नहीं पता लेकिन मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है और उनके हाइड आउट के ऊपर एक निशान बना हुआ था जिसकी मैंने एक कॉपी बनाई है। हम लोगों को पता नहीं चला कि कब वो लोग यहाँ पर आकर रहने लगे। एक दिन जब हम सीवरेज प्लांट के अंदर गए थे तो तब हमने उन लोगों को देखा था और फिर मैं और मेरे दोस्त उनका पीछा करने लगे और हमें ऐसा लगा था कि वो जरूर यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए थे। और जब उन लोगों ने हमें देखा तो हम वहाँ से भागने लगे लेकिन उन्होंने पॉइजनस गैस को रिलीज कर दिया जिसकी वजह से मेरे दोस्त मारे गए और मैं ही अकेला था जो कि वहाँ से बचकर आ पाया। और वो पॉइजनस गैस अब भी उस बिल्डिंग के अंदर है। सास्के कहता है तुम्हें हमें उनके हाइड आउट तक लेकर जाना होगा और ये बंदा इस बात पर मान जाता है। अब ये बंदा उन्हें केव में ले आता है और चलते हुए साई को एक और केव दिखती है और ये बंदा उन्हें वहाँ पर जाने से मना करता है। आप किसी भी केव में ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ के कई केव्स में पॉइजनस गैस फैली हुई है, तो आपको सिर्फ मेरे साथ चलना होगा, मुझे ही पता है कि कौन सी केव सेफ है। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। सास्के उससे पूछता है तुम्हें यहाँ की सारी केव्स के बारे में कैसे पता? ये बंदा कहता है कि मेरे दोस्त के मरने के बाद मैं रोज यहाँ पर आने लगा जिससे मुझे ये तो पता चल गया कि कौन कौन सी केव अभी तक सेफ है। और अब ये लोग उस हाइड आउट के पास पहुँच गए थे। ये बंदा कहता है कि इसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है, प्लीज आप लोग मेरी हेल्प करो ताकि मैं अपने दोस्तों की बॉडी यहाँ से वापस ला सकूं। अब सास्के अपनी चितोरी का इस्तेमाल करता है जिससे ये पत्थर चूर चूर हो जाता है और ये बंदा अपने दोस्तों की बॉडी देखने के लिए वहाँ से भाग जाता है। सास्के और साई उसे रुकाने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। जैसे वो अंदर जाते हैं तो ये बंदा ऑलरेडी बेहोश पड़ा होता है और जैसे ये लोग उसे उठाने लगते हैं ये उसका एक शैडो क्लोन होता है और वो खुद एक पॉइजनस गैस को कवर करके बैठा होता है और जैसे वो वहाँ से हटता है उसके हटते ही वो गैस रिलीज हो जाती है। बेसिकली ये उस बंदे का एक ट्रैप था जिसका नाम गाराशी है और वो इनके सामने आके हंसने लगता है। क्या तुम्हें कारा को पकड़ना इतना ज्यादा आसान लगता है? और सास्के उससे पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम भी उन लोगों के साथ मिले हुए हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सारा कुछ बता दूंगा? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि मेरे दोस्तों को मैंने खुद मारा ताकि मैं उन्हें एक आसान मौत दे सकूं। तुम लोग हमारे स्ट्रगल को कभी नहीं समझ पाओगे लेकिन कारा ने हमें एक होप दी,
इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को भी मार डाला। अब सास्के और साई बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाते हैं, जिसके बाद गाराशी अब बाहर आ जाता है। ये लोग कैसे शिनोबी हैं जो कि मेरी ट्रैप को समझ भी नहीं पाए। लेकिन बच्चे तुम गलत हो। और पीछे से साई और सास्के आ जाते हैं और वो इन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक था। तुम लोग वहाँ से बचे कैसे? दरअसल अंदर जो गए थे वो हमारे क्लोन थे। तुम्हें मेरी ट्रैप के बारे में पता कैसे लगा? वैसे जब हम तुम्हारे साथ आ रहे थे तो तुमने हमें सारी उस केव से बचाया जहाँ पर पॉइजनस गैस हो सकती है, लेकिन जब हमने उस बॉर्डर को हटाया तो तुम बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर घुस गए, जबकि वहीं पर पॉइजनस गैस रिलीज हुई थी। इसलिए हमने तुम्हारे पीछे अपने शैडो क्लोन भेजे। साई कहता है देखो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, उल्टा हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बस तुम हमें ये बता दो कि कारा से तुम्हारा क्या कनेक्शन है। लेकिन ये बंदा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके मुंह से खून आता है और वो नीचे गिर जाता है क्योंकि इस पे वो पॉइजनस गैस का असर होने लगा था। अब सास्के उसके मास्क को उठा लेता है। अब ये तो नकली है, मतलब कि कारा तुझे धोखा दे रहा था और वो तेरा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये बंदा भाई मानने के लिए राजी नहीं था। चाहे जो मर्जी हो, अगर वो मेरा इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। कारा हमारा होप है और वो हमें बचाना चाहता है। जिसके बाद वो अपने आप को मार लेता है। ये कारा लोगों के साथ काफी बड़ी माइंड गेम खेल रहा है, हमें जल्दी से जल्दी उसका पता लगाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये बिल्डिंग गिरने लगती है और साई अपने सुपर बीस्ट स्क्रोल का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाता है। तभी सास्के की नजर एक वेसल पे पड़ती है जिसके अंदर काफी सारे पाइप थे और उसमें काला सा पानी भी भरा हुआ था, लेकिन साई उसे रुका लेता है क्योंकि ये बिल्डिंग गिर रही थी। अब इन लोगों को ये तो क्लियर हो गया था कि कारा एग्जिस्ट करता है और ये लोग इस बात से भी हैरान थे कि सिविलियंस इनकी मदद कर रहे हैं। और अब ये लोग नारुतो को आगे सारी बातें बता देते हैं। और हमने वहाँ पर एक अजीब सा वेसल भी देखा था जो कि मेरे हिसाब से एक बायोलॉजिकल वेसल हो सकता है। और सास्के कहता है कि मैंने ऐसे वेसल ओरिचिमारू के लैब में देखे हैं। जरूर वो लोग वहाँ पर कुछ न कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी इसका पता लगाना होगा। फिर हमें एक अजीब सी जगह पर कारा के मेंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर उनका लीडर कहता है हमारे हिडन ट्रेन विलेज की फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता कि हमने उस फैसिलिटी को काफी पहले छोड़ दिया था, तो अब तक वो वहाँ पर क्या कर रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम हमारा प्लान आगे तो प्रोग्रेस कर रहा है। फिर हमें कारा के एक मेंबर को दिखाया जाता है जो कि लैंड ऑफ वैली में एंटर कर जाता है। फिर हमें बरूटो को दिखाया जाता है जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और उसका अटैक पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। तभी यहाँ पे सास्के आ जाता है। अरे वाह, तुम्हारी प्रैक्टिस तो काफी अच्छा रंग ला रही है। अरे वो सब छोड़ो, क्या आपको कारा के बारे में कुछ पता लगा? सास्के कहता है हाँ, हमें थोड़ा बहुत तो पता चल गया है, लेकिन इससे तुम्हें दूर रहना चाहिए। बरूटो कहता है मुझे जल्दी से जल्दी अपनी हाथ की सील के बारे में पता लगाना है। और सास्के कहता है तुम अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो और एक अच्छी शिनोबी बनो और कारा वाला काम वो हम पे छोड़ दो। और सास्के बरूटो को एक ग्लव देता है ताकि उसके हाथ का मार्क लोगों को ना दिखे। लेकिन बरूटो पहले तो उसे पहनने से मना करता है, लेकिन सास्के के कहने के बाद वो उसे पहन लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो को एक मिशन मिला होता है, उसे लैंड ऑफ वैली में एक बंदे को ढूंढना है। बरूटो कहता है अबे यार ये कैसा मिशन है, क्या हमें कोई ढंग का मिशन नहीं मिल सकता? श्राद्धा कहती है कि हमें सारे ही मिशन को एक जैसा समझना चाहिए क्योंकि लैंड ऑफ वैली में उस बंदे को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए इनके हेल्प करने के लिए यहाँ पर मोजिनो आता है जो कि कोनोहामारू का दोस्त था और वो सबको इससे इंट्रोड्यूस भी कराता है। बरूटो कहता है मुझे आप काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लगते हो, मुझे आपसे एक्सपीरियंस लेना है। सुनो बच्चे, इस मिशन पे मेरा दिमाग मत खराब करना, अपना ध्यान इस मिशन पे रखना। अब ये लोग अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं और बच्चे मोजिनो से उसके मिशन के बारे में पूछते हैं ये किस तरह के मिशन पर था। और वो बताता है जब 5 ग्रेट नेशन अलायंस में आए थे और एक काफी बड़ी वॉर चल रही थी तो वहीं कई छोटी छोटी विलेज में फाइट चल रही थी और हमारी टीम का मिशन ये था कि इन छोटी छोटी फाइट्स को बड़े दंगों में कन्वर्ट होने से रोकना। और बरूटो कहता है कि 4th ग्रेट निंजा वॉर वो तो कब की खत्म हो गई। तुम्हें क्या लगता है जब 4th ग्रेट निंजा वॉर रुक गई थी तो क्या छोटे छोटे देशों ने लड़ना बंद कर दिया था? अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि शैडो के अंदर छुपे हुए हैं जो कि इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। फिर ये रात को रुक के एक जगह पर रेस्ट करते हैं और अगले दिन लैंड ऑफ वैली में पहुंच जाते हैं। और अब ये लोग उस गार्ड के पास जाते हैं और उससे सारा कुछ बताने लगते हैं कि हम हिडन लीफ विलेज से हैं और हमें यहाँ पर मिया नाम की लड़की ने बुलाया है। और तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है। अब ये बताती है कि यहाँ पर एक कंपनी है जो कि मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है और बहुत सारे टैलेंटेड टेक्नीशियन जॉब के लिए उस कंपनी में चले गए और उसमें से इसका हस्बैंड भी एक था। और मेरे जो हस्बैंड थे इस कंपनी के अंदर रिसर्च का काम किया करते थे। कोनोहामारू पूछता है किस तरह की रिसर्च? वो कहती है मुझे बस इतना पता है कि वो अनयूजुअल प्लांट्स
और एनिमल वेस्ट के बारे में रिसर्च किया करते थे और बाकी की इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा सीक्रेट थी। और ये लोग कहते हैं अच्छा तो आपके हस्बैंड वहाँ पर काम करते हुए गायब हो गए। और ये कहती है कि मेरे हस्बैंड अपने काम से 1 महीने पहले ही आने वाले थे, लेकिन अब 3 हफ्ते ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। और मैंने उस कंपनी से भी पूछने का बहुत ज्यादा ट्राई किया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी बताने से मना कर दिया, इसलिए मैंने आप लोगों की मदद ली। बरूटो कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके हस्बैंड को वापस ले आएंगे। अब ये लड़की उन्हें उस कंपनी के पास ले आती है। अब मोजिनो अंदर आकर पूछता है कि आप किस तरह की रिसर्च करते हैं, और ये लड़की बताती है कि हम वाइल्ड रेंज की मेडिकल फील्ड में रिसर्च करते हैं और इसी से हम नई नई चीजें डेवलप करते हैं। अब मिया उससे अपने हस्बैंड के बारे में पता करने लगती है और वो कहती है कि हमने उसके लिए अपनी रिसर्च टीम भेजी है और इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं बता सकते। मिया कहती है कम से कम आप हमें उसकी लोकेशन तो बता सकते हो जहाँ से वो गायब हुआ था, और वो कहती है कि ये एक सीक्रेट है। मिया उस पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है, लेकिन मित्सुकी का स्नेक जाकर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। अब बाहर आने के बाद कोनोहामारू मिया से कहता है आप चिंता मत कीजिए, हम आपके हस्बैंड को ढूंढ के ले आएंगे। बरूटो कहता है हाँ आप चिंता मत कीजिए। अब मित्सुकी कहता है कि जब मिया अंदर फाइट कर रही थी तो मैंने अपने स्नेक की मदद से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ली और हमें वो लोकेशन पता लग गई है जहाँ से आपके हस्बैंड गायब हुए थे। मिया पूछती है कि वो लोकेशन कौन सी है। यहाँ से 2 रात दूर वेस्ट की तरफ एक वाटरफॉल है, ये लोकेशन वहीं की थी। और मिया कहती है कि इसका हस्बैंड उस जगह के बारे में इसे काफी बार बताता था और ये लोग बातें कर ही रहे थे। पीछे से एक बंदा छुपकर इनकी सारी बातें सुन रहा था और मिया उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिख के दे देती है जो कि उसके हस्बैंड ने उस लोकेशन के बारे में बताया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग उस लोकेशन पर पहुंच गए थे और मित्सुकी को ऐसा लगता है कि कुछ लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं। मोजिनो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग शिनोबी हैं और ये 4-5 लोगों की एक टीम है। तभी अचानक से बहुत सारे शिनोबी आकर इनको घेर लेते हैं। कोनोहामारू पूछता है तुम लोग कौन हो और हमसे क्या चाहिए, और तभी वहाँ पे मिस्टर विक्टर आ जाता है जो कि उसी कंपनी का ओनर था और ये लोग उसे बता देते हैं कि हम हिडन लीफ विलेज से हैं। और इस बंदे को पता था कि कुछ शिनोबी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। और विक्टर कहता है कि मैं भी यहाँ पर सर्च पार्टी के साथ आया हूँ ताकि मैं उन गुम हुए लोगों को ढूंढ सकूं। और वो बताता है कि अनातो यानी कि मिया का हस्बैंड वो यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो ऐसा रिसोर्स को ढूंढ सके जिससे ये ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जिससे ये किसी भी ह्यूमन के टूटे हुए पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर सके। और मोजिनो कहता है कि अभी तक आपने जो भी रिसर्च किया है क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, फिर आगे हम भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। और ये बंदा मान जाता है और वो बताता है कि हमने काफी सारी लोकेशन छान मारी और हमें वो लोकेशन भी मिल गई थी जहाँ पर अनातो पे अटैक हुआ था, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा महंगी होती है तो उस पे अटैक होना काफी ज्यादा आम था। और जब हम लोग उस लोकेशन पे पहुंचे तो हमें वहाँ पे कुछ पैरों के निशान मिले और जब हमने उसे फॉलो किया तो आधे रास्ते में ही वो वहाँ से गायब हो गए थे। और बस हमने इतनी ही रिसर्च की है, हमने 5 स्पॉट को तो ढूंढ डाला है, अब 6ठे स्पॉट की बारी है। अब ये लोग उस लोकेशन पर आ जाते हैं और यहाँ पर छानबीन करने लगते हैं। बरूटो कहता है मुझे ऐसा लगता है उस कंपनी का ओनर काफी अच्छा आदमी है। मोजिनो से कहता है ऐसे हमें इतनी जल्दी किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब बरूटो आगे बढ़ रहा था तभी उसका पैर एक बड़े से पेड़ की जड़ में फंस जाता है और उसे ये काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी जड़ें फैली हुई थी। और ये देखकर विक्टर को पसीने आने लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो जरूर कुछ न कुछ जानता है। तभी बरूटो की चिल्लाने की आवाज आती है और ये लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि बरूटो के सामने एक आदमी होता है जिसने उसी कंपनी की ड्रेस पहनी होती है और बरूटो समझ जाता है ये मिस्टर अनातो है, लेकिन ये बंदा बरूटो पे अटैक कर देता है और ये ज़ोंबी जैसा लग रहा था, लेकिन मोजिनो आकर बरूटो को बचा लेता है। बरूटो कहता है कि हम आपको नहीं मारने वाले, अनातो आप दोबारा से ठीक हो जाइए, लेकिन वो किसी की भी बातें नहीं सुन रहा था। कोनोहामारू कहता है कि हमें सीलिंग जुत्सु करना होगा। मित्सुकी और सरादा तुम एक जगह पर रुककर इसे रोकने की कोशिश करो और बरूटो और मैं सीलिंग जुत्सु करेंगे। और वो दोनों सीलिंग जुत्सु करते हैं और ये डबल मैन सीलिंग जुत्सु था जिसमें अनातो फंस जाता है, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो उसमें से आराम से बाहर आ जाता है और ये देखकर सभी लोग हैरान थे। अब अनातो बाहर आकर बरूटो पे अटैक कर देता है और ये अटैक बरूटो के हाथ पर लग गया था जिससे उसके हाथ से खून निकल रहा था। अब अनातो दोबारा से बरूटो पे अटैक करने वाला था, लेकिन मित्सुकी अपना मल्टी स्नेक जुत्सु करता है जिसमें अनातो फंस जाता है। अरे मित्सुकी थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। तभी अनातो पर मल्टीपल लाइटनिंग स्टाइल अटैक होते हैं
और ये अटैक मिस्टर विक्टर के लोगों ने किए होते हैं और ये लोग साइंटिफिक निंजा टूल इस्तेमाल कर रहे थे। अब अनातो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और अब विक्टर कहता है कि हमें इसे यहीं पर छोड़ना होगा और जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। लेकिन कोनोहामारू इसे मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन विक्टर के कहने पर वो मान जाता है और बरूटो भी अनातो के गले से मंगलसूत्र निकाल लेता है। अब अनातो को ट्रीटमेंट करने के लिए उसे विक्टर की लैब में ले आए थे और ट्रीटमेंट करने के बाद उसकी बॉडी में जो मिलना चाहिए था वो विक्टर को नहीं मिलता और उसके लोग भी ये कहते हैं कि हमने सारा कुछ चेक कर लिया है, लेकिन इसकी बॉडी में हमें कुछ भी यूजफुल नहीं मिला। विक्टर कहता है अगर ये हमारे काम का नहीं है तो इसको जिंदा क्यों रखा है, ज्यादा टाइम ना लगाओ, बस इसे अभी मार दो। यहाँ पे हम मित्सुकी को देखते हैं जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सभी लोग उससे पूछते हैं अरे मित्सुकी क्या तुम ठीक हो? जिसके बाद ये लोग पास की एक मेडिकल बिल्डिंग के पास जाते हैं जहाँ से एक मरीज बाहर निकलता है और वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। अंदर से आवाज आती है अरे जल्दी से अंदर आओ, मुझे अपना लेग ठीक करने दो। अरे तुम क्या पागल हो गई हो, इतना दर्द सहने से अच्छा मैं खुद ही मर जाऊं। फिर हमें यहाँ के डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम योगिना था और मित्सुकी की हालत काफी ज्यादा खराब थी जिसे ये लोग अंदर ले आते हैं। अब ये डॉक्टर मित्सुकी का ट्रीटमेंट करने लगती है और थोड़े टाइम इलाज करने के बाद मित्सुकी के अंदर से एक वुडन पीस बाहर निकलता है और मित्सुकी अब पहले से ठीक था। योगिना कहती है ये कोई आम वुड का पीस नहीं है, ये काफी अलग है जो कि वुड स्टाइल में यूज किया गया है। फिर मोजिनो बताता है कि वुड स्टाइल जुत्सु कोई आम तरह का जुत्सु नहीं है, ये काफी खतरनाक जुत्सु है जिसे पहले हाशिरामा यूज किया करते थे। कोनोहामारू कहता है ऐसा भी हो सकता है क्या नाटो की टीम हाशिरामा सेल की रिसर्च कर रही हो। फिर योगिना उन्हें एक लड़की दिखाती है जिसके साथ भी ऐसा ही हुआ था और वो कहती है कि ये सिर्फ पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास आ रहे हैं। बरूटो पूछता है मेरे डैड का जो कस्टमाइज्ड हैंड है क्या वो भी हाशिरामा सेल से बना हुआ है और कोनोहामारू कहता है हाँ ये सेल पहले लोड से निर्माण हुई है जो कि है हाशिरामा सेंजू। मोजिनो कहता है कि ये सेल कोई नॉर्मल सेल नहीं होती, इसमें काफी स्पेशल पावर होती है और ह्यूमन बॉडी इन्हें अडॉप्ट कर सकती है और वुड स्टाइल जुत्सु एक ऐसा जुत्सु है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद किसी की जान भी ले सकता है। अब मित्सुकी उठ जाता है और वो पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। सरादा डॉक्टर से पूछती है क्या मित्सुकी को भी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है या वो अब ठीक है। डॉक्टर कहती है कि वो पहले से ठीक है, अगर वो थोड़ा सा और आराम कर ले तो वो पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन मित्सुकी मिशन पर नहीं जा सकता। ये डॉक्टर कहती है कि मित्सुकी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मित्सुकी काफी जल्दी रिकवर हो रहा है और अगर वो यहाँ पर रहेगा तो ये बाकी लोगों की भी मदद कर सकता है उन्हें जल्दी ठीक करने में। बरूटो कहता है कोई बात नहीं, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे, मित्सुकी तुम हमारा यहीं पर वेट करना। योगिना कहती है कि मैंने सुना है कि ब्लैक मार्केट में एक काफी एक्सपेंसिव चीज बिक रही है और बरूटो ये सुनकर काफी ज्यादा उतावला हो जाता है। अरे यहाँ की ब्लैक मार्केट कहाँ पर है, मुझे वहाँ पर जाना है। और सभी को ये पहले से ही पता था कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्लैक मार्केट है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर रूल्स नाम की कोई चीज ही नहीं है और शिनोबी अथॉरिटी वहाँ पर नहीं चलती, मतलब कि यहाँ पर काफी खतरनाक लोग रहते होंगे। अब बरूटो और उसकी टीम लैंड ऑफ साइलेंस में चली जाती है क्योंकि इन्हें हाशिरामा सेल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है और ये जगह सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद ये एक शॉप में चले जाते हैं जहाँ पर एक आदमी होता है और बरूटो उस पे चौड़ा हो जाता है। अबे ओए बच्चे, मुझे हाशिरामा सेल के बारे में सारा कुछ बता दे वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख रहे हो भाई इस नल्ले बरूटो को कितना डॉन बन रहा है ये। और ये बंदा बताता है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक आदमी आया था जिसने मुझे हाशिरामा सेल बेचे थे, लेकिन उसका यहाँ पर एक कार्ड रह गया था, अगर तुम चाहते हो तो ये कार्ड ले सकते हो। इसके अलावा मेरे पास ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं इसके काफी सारे पैसे लेने वाला हूँ क्योंकि ये कार्ड एक काफी बड़ी कंपनी का कार्ड है। और वैसे अगर तुम्हें हाशिरामा सेल के बारे में जानना ही है तो तुम पास के बार में जा सकते हो जहाँ पर तुम्हें एक काफी अमीर आदमी मिलेगा जिसके पास हाशिरामा सेल की काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर बरूटो और उसकी टीम बार में पहुंच जाती है और इस बंदे का नाम था किरिसाकी और ये काफी लोंडियाबाज बंदा था। जिसके बाद बरूटो अपने सेक्सी जुत्सु का इस्तेमाल करके इसके पास पहुंच जाता है और वो इससे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की ट्राई करता है। और सोनियो की चाहिए तो और जब ये बाहर आता है तो एक बच्चा इसका बैग चुराकर भाग रहा होता है, लेकिन ये उस बच्चे को पकड़कर काफी बुरी तरीके से मारता है। जिसके बाद बरूटो अपने असली रूप में आ जाता है और फिर बरूटो से पंच मारकर ढेर कर देता है। अब बरूटो की टीम उससे पूछने लगती है आखिरकार वो लोग तुम्हारे पास क्यों आते हैं, तुम्हारा उनसे क्या लिंक है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। किरिसाकी कहता है मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, वो मुझे एक सर्टेन प्लेस पे बुलाते हैं और मैं बस उनसे डील करता हूँ और वो लोग मुझसे डील बस इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे हाशिरामा सेल के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है और वैसे वो लोग कल मुझसे डील करने
करने के लिए 6 बजे आने वाले हैं। अब बरूटो और उसकी टीम एक प्लान बनाते हैं। कल कोनोहामारू किरिसाकी में ट्रांसफॉर्म होकर बरूटो के साथ जाएगा वहाँ पर डील करने। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग एक ब्रिज पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा मोटा भद्दा बोना बूढ़ा सा आदमी आता है और वो कहता है कि मैं अपने एम्प्लॉयर के बदले यहाँ पर आया हूँ। कोनोहामारू उससे पूछता है कि तुम्हारा एम्प्लॉयर कहाँ पर है और तुम मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताओ। लेकिन ये बुड्ढा कहता है मैं तुम्हें सारा कुछ बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारा एक टेस्ट लेना होगा। अगर तुम इस टेस्ट में पास हो गए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम ही किरिसाकी हो। और जैसे वो अपने हाथ से कपड़ा हटाता है तो उसके हाथ में काफी सारा हासीनामा सेल होता है और ये देखकर कोनोहामारू थोड़ा सा घबरा जाता है। और ये बुड्ढा कहता है अगर तुम किरिसाकी होते तो तुम इसे ठीक कर पाते, क्योंकि किरिसाकी एक मेडिकल निंजा है। और इतना कहते ही वो नीचे गिर जाता है। अब सरादा और मुजिनो वहाँ पर आ जाते हैं। आखिरकार इस बंदे को क्या हुआ? कोनोहामारू बताता है कि इसने हासीनामा सेल अपने ऊपर यूज कर लिया ताकि ये मुझे चेक कर सके कि मैं सच में किरिसाकी हूँ या नहीं। अब कोनोहामारू मित्सुकी के एंटीबॉडीज निकालता है और इस बुड्ढे के अंदर इजेक्ट कर देता है। वो कहता है ये मेरे पास एक ही थी और मैं इसे लीफ विलेज ले जाने वाला था ताकि मैं इसे टेस्ट करा सकूं। और ये इस बुड्ढे पे काम कर जाती है। जिसके बाद मुजिनो और सरादा यहाँ से वापस चले जाते हैं और ये बुड्ढा कहता है आपकी स्किल सच में काफी ज्यादा कमाल की है और अब मैं तैयार हूँ अपने क्लाइंट से आपको मिलाने के लिए। अब कोनोहामारू उससे पूछता है चलो अब मुझे अपने मास्टर के बारे में बताओ। दरअसल मेरी जो मास्टर है उनका नाम है लेडी साकुया और वो फुसु कासल में रहती हैं और ये उन्हें वहाँ पर ले जाने के लिए मान जाता है। मुजिनो कहता है हमें इन्हें दूर से ही फॉलो करना होगा वरना इन्हें हमारे प्लान के बारे में पता लग जाएगा। फिर हमें 4 एक जैसे दिखने वाले जुड़वा भाइयों को दिखाया जाता है जो कि इनकी सारी बातें सुन रहे थे। अब हमें पता लग गया है कि हासीनामा सेल किसके पास है, तो हम जाके इनसे वो छीन सकते हैं। अब ये बुड्ढा रास्ते में इन्हें बताता है इसकी जो मास्टर है वो इतनी ज्यादा सुंदर है, अगर उसकी उंगली भी किसी के ऊपर पड़ जाए तो वो दूध की तरह सफेद हो जाए। कोनोहामारू कहता है अगर वो इतनी ज्यादा सुंदर है, इतनी ज्यादा यंग है, तो उसे मेरी जरूरत क्यों है? और वो कहता है वैसे तो वो बहुत ज्यादा सुंदर है, बस उनमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है और ये छोटी सी प्रॉब्लम उसका बुढ़ापा था। और बुड्ढा ये बता रहा होता है वो सिर्फ अपनी एज को मात नहीं दे पाई। और कोनोहामारू कहता है तो तुम चाहते हो मैं उनकी ऐसी सर्जरी करूं जिससे वो दोबारा यंग हो जाएं? हाँ, मैंने सुना है कि हासीनामा सेल से ये पॉसिबल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए ये काम करें। और मुजिनो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों को किसी ने मिसगाइड किया है, इन लोगों को बेचने वाले ने ये गलत बताया है, ये तो इम्पॉसिबल है, इन लोगों को ये खुद नहीं पता कि हासीनामा सेल होता क्या है। और यहाँ पर इस बुढ़िया को इसकी सर्वेंट एक फ्लावर पॉट दिखाने लगती है जिसमें इसे अपनी शक्ल दिख जाती है और ये उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मेरी शक्ल दिखाने की? भाई अलग ही झमेला चल रहा है यहाँ पे तो। और ये हासीनामा सेल के पास बैठी होती है, प्लीज मुझे पहले जैसा जवान कर दो। अबे भाई ये लड़कियां भी ना कभी नहीं सुधरेंगी। अब ये बुड्ढा उन्हें कासल के पास ले आता है जहाँ पर बहुत बड़े बैरियर्स लगे होते हैं और ये लोग अंदर जाते हुए ये नोटिस करते हैं कि सारे शीशे टूटे हुए हैं। बुड्ढा बताता है कि लेडी साकुया नहीं चाहती कि उन्हें उनकी शक्ल दिखे। और कोनोहामारू उस बुड्ढे से कहता है मुझे वो हासीनामा सेल्स दिखाओ, मुझे देखना है वो तुम्हारे पास है भी या नहीं, क्योंकि उनके बिना सर्जरी नहीं हो सकती। और कोनोहामारू ने बरूटो को पहले ही समझा दिया था कि जब वो अंदर जाएगा तो बरूटो को उस बुड्ढे का ध्यान बटाना है और कोनोहामारू वो हासीनामा सेल्स ले आएगा। और बटलर कहता है कि हम लेडी साकुया के रूम में ही जा रहे हैं और वहीं पर हासीनामा सेल है। जिसके बाद वो बरूटो को एक अलग से रूम में लाकर कैद कर देता है। और बुड्ढा कोनोहामारू से कहता है इस इंजेक्शन के अंदर हासीनामा सेल है, तो इस बच्चे के अंदर पहले ये इंजेक्ट कीजिए और उसके बाद वो सर्जरी का प्रोसेस कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि ये काम करता है या नहीं। और कोनोहामारू से कहता है अबे तू क्या चाहता है कि मैं इसे दूध पीता हुआ बच्चा बना दूं? हाँ मुझे कुछ नहीं पता, तुम ये सारा कुछ मुझे करके दिखाओ, तभी मैं तुम्हें लेडी साकुया के पास लेकर जाऊंगा। और कोनोहामारू उसकी बात मान जाता है। अबे तुम लोग क्या करने वाले हो मेरे साथ? और कोनोहामारू उससे कहता है जस्ट सबसे पहले मेरे लिए ड्रिंक ले गया, तभी मैं ये काम करूंगा। और ये बुड्ढा कहता है अच्छा ठीक है मैं लेने जा रहा हूँ। और फिर वो बरूटो से प्लान चेंज करने के लिए कहता है बरूटो तुम अपने शैडो क्लोन को यहीं पे छोड़ दो और खुद जाकर हासीनामा सेल लेकर आओ, मैं ट्राई करूंगा इस बुड्ढे को बिजी रखने का। और असली बरूटो यहाँ से निकल जाता है। अब बरूटो लेडी साकुया का रूम ढूंढ रहा था, तभी उसे एक परफ्यूम की स्मेल आने लगती है और वो उसी के पीछे चला जाता है। और ये जो 4 भाई थे उनमें से 3 भाई बरूटो का पीछा कर रहे थे। और विक्टर डीपा से कह रहा था मुझे पता चल गया है कि हासीनामा सेल किसने चुराए और उसने वो सेल्स जाकर लैंड ऑफ साइलेंस में भेज दिए और वहाँ से वो सेल्स लाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और डीपा कहता है ये पहले ही मुश्किल था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे ले आएंगे।
और यहाँ पर ये लड़की भी होश में आ गई थी। डॉक्टर कहती है कि ये सारा कुछ इस लड़के की वजह से है। अब कोनो हमरो यहाँ पर बैठ के ड्रिंक कर रहा था और वो बुढ़ी से पूछता है, वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें हासिरामा सेल कहाँ से मिले। हमारे पास एक मेडिकल कंपनी का एम्प्लॉय आया था जो कि ये सेल्स कहीं से चुरा के लाया था और उसी से हमने ये बाय किए। अब बरूटो उस परफ्यूम का पीछा करते हुए साकुया के रूम के पास पहुंच जाता है और वो उसके गार्ड्स को भी यहाँ पर मार के ढेर कर देता है। अब जैसे ही बरूटो अंदर आता है वो देखता है कि साकुया काफी ज्यादा बूढ़ी है और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। उसे ऐसा लगता है कि वो सो रही है, तो वो हासिरामा सेल ढूंढने लगता है, लेकिन तभी साकुया नीचे गिर जाती है और इससे पहले ही किसी ने मार दिया होता है। तभी वो दो भाई वहाँ पर आ जाते हैं। बरूटो उनसे पूछता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और एक तीसरा भाई अपने आप को कवर करके उस बुड्ढे को बता देता है कि साकुया के रूम में लीफ विलेज का एक शिनोबी है। फिर कोनोहामारू अपने असली रूप में आकर बरूटो से कहता है, हमें ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करना होगा और ये मैसेज बरूटो तक पहुंच जाता है। अब बरूटो इनसे पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो एक शिनोबी हो। और वो लोग हंसने लगते हैं, क्या तुम्हें हमारी इयररिंग से कुछ समझ आ रहा है? और बरूटो समझ जाता है कि ये वही लड़की है जो कि किरासाकी के साथ बार में थी और ये लोग काफी हंस रहे थे। वैसे थैंक्स, तुम्हारी वजह से हमें हासिरामा सेल मिल गया और हम तुम्हारी वजह से तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे। बरूटो कहता है, तुम यहाँ पर आ तो गए लेकिन तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। और ये बंदे कहते हैं, वैसे ये तो हमें तुम्हें कहना चाहिए। तभी यहाँ पे वो बुढ़ा आ जाता है और ये बंदे छुप जाते हैं और साकुया को मरा हुआ देखकर इसे ऐसा लगता है कि ये काम बरूटो ने किया है। अब ये बुढ़ा अपने सारे गार्ड्स को बुलाने लगता है, लेकिन वो भाई इसे भी मार देते हैं और बरूटो के ऊपर परफ्यूम ग्रेनेड फेंक देते हैं। तभी वहाँ पे कोनोहामारू आ जाता है और बरूटो उसे सारा कुछ बता देता है। अब सारे गार्ड्स अंदर आने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन बरूटो ने गेट को कवर किया होता है और कोनोहामारू समझ जाता है कि इन कुनाई पे पॉइजन लगा हुआ था। अब सरादो को बाहर काफी ज्यादा चिंता होने लगती है क्योंकि कासल के अंदर अजीब सी हलचल हो रही थी। अब ये सारे भाई टाउन में आके सभी लोगों को बताने लगते हैं कि लीफ विलेज के कुछ शिनोबी ने साकुया को मार दिया है और अभी भी वो लोग कासल में हैं और ये ऑर्डर है, जो भी उन्हें मारेगा उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। और टाउन के सारे लोग अपने हथियार उठा के उन्हें मारने के लिए पहुंच जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस इस पार्ट में सस्पेंस काफी ज्यादा खतरनाक बन रहा है। अब ये देखना है कि आगे की स्टोरी में होगा क्या। तो गाइस अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि आगे के पार्ट और भी ज्यादा अमेजिंग होते जाएंगे। और इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं हम 10K लाइक्स का, तो जल्दी से कंप्लीट करा देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।